हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है और ये बिलियन का अंतिम लेक्चर है, समझे ना। ये बिलियन का अंतिम लेक्चर है। तो इस तरह से आज हम लोग जो देखने वाले हैं अनुसंख्य गुणधर्म। आज जो देखेंगे हम लोग किसी भी बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म। ये अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी बिलियन में, बिलियन से पहले बोलिए विलायक, विलायक में डालते हैं विलय तभी ना बिलियन बनता है। तो किसी विलायक में यदि हम क्या करते हैं अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब जो नहीं उड़ने वाला पदार्थ है ना, उसको डाल दें तो उस बिलियन का क्या होगा। सपोज करें हमारे पास ये विलायक है, क्या है, विलायक है, और इस विलायक में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ डाल देते हैं विलय। ये ऐसा विलय है जो अवाष्पशील है, अवाष्पशील विलय। तो ऐसे में क्या होगा इसका, इस विलय का मतलब इस विलायक का क्या क्या स्थिति उत्पन्न होगा। क्या उसका क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा, क्या उसका हिमांक घटेगा या बढ़ेगा, या उसका वाष्प दाब बढ़ेगा या घटेगा। समझ रहे बात को। तो क्या क्या इसमें परिवर्तन होगा, या इसका परासरण में क्या परिवर्तन आएगा, परासरण दाब, ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो यही सब चीज़ का जो हम लोग जिक्र किए ना, इसी का नाम है क्या, अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म हम लोग इसको अच्छी तरह से परिभाषित भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यदि किसी अवाष्पशील पदार्थ को, किसी अवाष्पशील विलय को हम किसी विलायक में डालते हैं तो उस विलायक की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो क्या होगा। अच्छा अब ऐसे समझो आप कि हमारे पास जल का एक विलायक है, जल है, ठीक है ना, और जल है, मान के चलो कि यह 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा था, उबल रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, ठीक है ना। अचानक इसमें क्या किया आपने, अचानक इसमें क्या किया, कुछ डाल दिया। क्या डाल दिया, मान के चलो चावल ही डाल दिया, है ना, इसमें चावल डाल दिया या कुछ भी डाला, कंकड़ पत्थर डाल दिया। तो डालने से क्या होगा, अब उबलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो क्वथनांक था उसमें क्या हुआ, झुकाव, मतलब कमी आई। क्या हुआ, कमी आई, उन्नयन, क्या बोलेंगे उसको, उन्नयन, ठीक है ना। तो उन्नयन, उन्नयन शब्द का इस्तेमाल करेंगे और एक अवनमन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। एक उन्नयन शब्द का और एक अवनमन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन होगा, क्या होगा, उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। अब वो 100 डिग्री से ज़्यादा ताप पर उबलना शुरू कर देगा, नहीं 100 डिग्री ताप से ज़्यादा उसको चाहिए टेम्परेचर, तभी जाके वह उबलेगा, नहीं। तो इस तरह से आपने देखा किसी अवाष्पशील पदार्थ को अगर आप किसी विलायक में डालते हो तो उसका जो विलायक का जो गुणधर्म है वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, और उसके वाष्प दाब में कमी आएगी। वाष्प दाब का मतलब समझो कि वाष्प दाब, पहले जो इसमें वाष्प था वो सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, नहीं। जो उसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ था, दाब जो बना हुआ था, दबाव जो बना हुआ था, वो पहले से क्या होगा, घट जाएगा, नहीं घटेगा। जैसे सपोज करो ना कि इसमें पहले से प्रेशर बना हुआ था बहुत ज़्यादा, विलायक है, उबल रहा था 100 डिग्री पर, तो प्रेशर बना हुआ था, कुकर में जो प्रेशर रहता है उसी, अब जैसे उसमें चावल डालेंगे तो क्या होगा, या कुछ अन्य पदार्थ भी डालेंगे जो अवाष्पशील होगा, तो उस स्थिति में उसका क्या होगा, उस वाष्प दाब का क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगा, वाष्प दाब में प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर दबाव क्या होगा, घट जाएगा, अंदर से दबाव क्या होगा, घटेगा। तो यही सब चीज़ जो होता है ना, उसको बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म, समझे ना। तो अनुसंख्य गुणधर्म हम लोग को समझना है, जिसमें आपको क्या क्या देखना है वो देखिए। अनुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म, इसका परिभाषा भी दिया जाएगा। तो इसमें जो जो आता है, क्या क्या आता है, सबसे पहले वाष्प दाब का अवनमन आता है। क्या आता है, वाष्प दाब का अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन शब्द का इस्तेमाल करेंगे।
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक का, क्या होगा यहाँ हिमांक, गलनांक जो होगा, आई मीन हिमांक समझते हो ना, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलने लगे, है ना। तो हिमांक जो होगा वो पहले से क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। देख तो कुछ डालोगे तो पहले से क्या होगा, घट जाएगा, गल जाएगा वो। तो हिमांक वो पहले से कम ताप पर गलना शुरू कर देगा। तो हिमांक का यहाँ अवनमन होगा। हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ क्वथनांक का ही उन्नयन होगा, बाकी दो चीज का। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होना, और उन्नयन का मतलब बढ़ना, ठीक है ना, झुकाव होना, उसमें कमी आना। अवनमन का मतलब यही समझना है, ठीक है। और क्वथनांक का उन्नयन का मतलब पहले से जो टेम्परेचर, जिस ताप पर वो वस्तु उबल रहा था उससे अब ज़्यादा पर उबलेगा। अगर कुछ डाल देते हैं तो हिमांक पहले से घट जाएगा। देखो तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है यदि कुछ डाल दोगे उसमें। तब नहीं, जैसे देखो अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा है और उसमें पानी डाल दोगे, पानी का एक गिलास रख दो, तो क्या होगा, वो बर्फ़ पिघलना चाहेगा, नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ, वह उसका अवनमन हो रहा है, वह उसका अवनमन हो रहा है, ठीक है ना। हिमांक का वह अवनमन हो रहा है। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, मतलब वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ, उसमें भी अवनमन होगा, ठीक है ना, झुकाव आएगा। जैसे कोई उबलता हुआ चीज़ है और उसमें अचानक आप ठंडा चीज़ डाल दीजिए, तो क्या देखिएगा कि वह उसका दाब में कमी आएगा, दाब में वाष्प में कमी आ जाएगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगा। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और चौथा जो होता है परासरण दाब। क्या होता है, परासरण दाब। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो यही सब चारों चीज़ को मिलाने से, इस चारों चीज़ को मिलाने से नाम बनता है अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है ना। तो अनुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित करेंगे, और अनुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित करने के लिए हमको बोलना पड़ेगा इसमें क्या, अनुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि ये सब जितना भी विलयन में उपस्थित जितना भी गुणधर्म है, जितना भी गुणधर्म है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो, या क्वथनांक का उन्नयन हो, या हिमांक का अवनमन हो, या परासरण दाब हो, इन चारों का क्या कहता है कि ये सभी विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या, विलयन में जो उपस्थित है कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर। ये चीज़ राउल्ट के नियम में पढ़े हैं हम लोग, राउल्ट के नियम में पढ़े हैं। तो क्या पढ़े हैं वो लिखना है, चलिए लिखते हैं। तो इसका अनुसंख्यक गुणधर्म का पहले परिभाषा देंगे, ठीक है ना, अनुसंख्यक गुणधर्म का परिभाषा। तो अनुसंख्यक गुणधर्म को परिभाषित करने के लिए आपको चारों चीज़ लिखना पड़ेगा। चलिए परिभाषा देते हैं अनुसंख्य गुणधर्म का। अनुसंख्य गुणधर्म, तो लिखेंगे किसी विलायक में, किसी विलायक में यदि क्या, किसी विलायक में यदि क्या डालते हैं, अवाष्पशील विलय, है ना, अवाष्पशील विलय डालने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कॉमा क्वथनांक का उन्नयन, कॉमा हिमांक का अवनमन तथा परासरण दाब
प्रसारण दाब उत्पन्न होता है। इसी गुण को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। अर्थात करके भी लिख सकते हो। एक परिभाषा और, अर्थात करके लिखोगे कि ये सभी गुण जितना भी आपको बताया लिखना है, ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, एवं विलय कणों की संख्या एवं विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर, ना कि उसकी प्रकृति पर। इसी गुण को अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। तो ये अनुसंख्य गुणधर्म में चारों आएगा और चारों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कीजिए। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को समझना है और इसमें राउल्स का नियम का इस्तेमाल होगा। राउल्ट का जो नियम है वो क्या जानते हो, वाष्प दाब जो है वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही सब चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि शुरू में जो शुद्ध विलायक है उसका जो वाष्प दाब है और बाद में जो आपने डाला उसके बाद जो उसका वाष्प दाब है वो क्या होगा, पहले की अपेक्षा कम जाएगा। पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम जाएगा। तो वहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से लिखिए। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसमें जो मिला रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा,
अवाष्पशील विलय को मिलाने पर बना क्या, विलयन। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवाष्पशील विलय को मिलाने पर बना विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और वाष्पशील विलय को मिलाने पर बना विलयन का वाष्प दाब पहले की अपेक्षा कम होता है। पहले की अपेक्षा कम होता है। समझाए नहीं थे, कैसे समझाए थे कि शुद्ध विलायक का कुछ वाष्प दाब होगा। देखो शुद्ध विलायक है, उसमें पहले से था, है ना, इसका प्रेशर पहले से जितना था बना हुआ, जितना था है कि नहीं, लेकिन अचानक आपने क्या किया, इसमें कुछ डाल दिया तो इसका प्रेशर दबाव क्या होगा, उसके बाद घट जाएगा। तो वही अवनमन हुआ। क्या हुआ, अवनमन हुआ। तो यहाँ पर राउल्ट का नियम क्या कहता है कि शुद्ध विलायक के लिए, तो राउल्ट के नियम से चलेंगे। राउल्ट के नियम से आपका जो वाष्प दाब है वो P1 वो समानुपाती होता है ना सांद्रता के। तो हम लोग लिख सकते हैं x, है ना, x1 और P01 ऐसे लिखते हैं, P01 उससे कोई आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। राउल्ट के नियम से शुद्ध विलायक के लिए क्या, ये शुद्ध विलायक के लिए, किसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए, ये शुद्ध विलायक के लिए समीकरण फर्स्ट। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 बराबर 1 माइनस x2 इंटू P10, ऐसा भी लिख सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है ना, बोल अंश का जो योगफल होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब इसमें अवनमन हो रहा है ना, विलायक में क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है, लिखना है। चूंकि विलायक का अवनमन होने पर वाष्प दाब में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा पी, कुछ परिवर्तन होगा ना, क्या होगा, डेल्टा पी। तो वही डेल्टा पी जो परिवर्तन होगा वही आपको लिखना है। तो डेल्टा P1 कर देना, डेल्टा P1। तो ये परिवर्तन कितना हुआ वो लिखना है। तो परिवर्तन हुआ डेल्टा पी बराबर, पहले देखो ये P10 जो है ना उसमें से माइनस करना, है। P10 माइनस P1 कर सकते हो, क्या कर सकते हो, P1, ठीक है ना। तो P10 माइनस P1 का कितना मान है, x1 P10 नहीं, इसको आप क्या कर सकते हो, P1 का 0 का कॉमन लोगे तो 1 माइनस x1 हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो, इसको 1 माइनस x1 को लिख सकते हो, क्या x2 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो P10 x2, तो इस तरह से डेल्टा P1 आया। तो इसको भी ध्यान में रखना है। हमारा उद्देश्य रहेगा क्या, कि अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको डेल्टा P1 बटे डेल्टा P0 करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, डेल्टा P1 बटे P10 बराबर क्या होगा, x2 होगा। क्या होगा, x2। ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको अभी पूरा नहीं करेंगे, इसको और आगे कर रहे हैं, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, ये समझे ना। बराबर x2 लिख सकते हैं ना। अच्छा, P1 डेल्टा P1 क्या है, देखो डेल्टा P1 इतना है, तो इसको लिख देते हैं। तो डेल्टा P1 बटे P10 बराबर डेल्टा P1 का मान कितना है, P10 माइनस
P1 बटे P10 बराबर क्या लिख सकते हो, x2। क्या लिख सकते हो, x2। इस तरह से हमारे पास डेरिवेशन आ रहा है। और x2 बराबर क्या है, जान ही रहे हो आप, मोल अंश है। क्या है, मोल अंश है। तो इस मोल अंश को क्या लिख सकते हो आप, देखिए ना। और एक तरीका बताते हैं, P1 बटे P10 बराबर P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर x2 बराबर, याद होगा आपको, हम x2 लिखते थे तो लिखते थे क्या, n2 बटे n1 प्लस n2। x2 जब लिखते थे, x2 का जब x2 मतलब मोल अंश है ना, दूसरे अवयव का मोल अंश लिखते थे तो दूसरे अवयव का मोल की संख्या बटे बिलियन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या का अनुपात होता था ना। और x1 जब लिखते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, x1 बराबर n1 बटे n1 प्लस n2, ये भी लिखने जानते हैं हम लोग। तो आप क्या कर सकते हो, x2 को आप लिख सकते हो क्या, n2 बटे n1 प्लस n2। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो परिभाषा देके यहाँ तक आपको व्यंजक छोड़ देना है, ठीक है ना, यहाँ तक छोड़ सकते हो तो काम बन जाएगा। तो अब देखते हैं 2 नंबर में क्वथनांक का उन्नयन। तो सिंपल है कि क्वथनांक में क्या होगा कि यदि किसी भी उबलते हुए चीज़ में अगर किसी अवाष्पशील पदार्थ को डाल दोगे तो अब उस उबलता हुआ पदार्थ का जो क्वथनांक है वो पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही सब चीज़ यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग कि शुद्ध विलायक है, मान लेते हैं शुद्ध विलायक का जो है क्वथनांक कुछ है और बाद में कुछ और हो जाता है। तो दूसरा हम देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन, है ना, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो इसमें क्या है कि यदि किसी शुद्ध विलायक में, है ना, शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को डाला जाता है तो क्या होगा, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ेगा नहीं करेगा। तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि विलयन का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो कितना से बढ़ेगा, वही हम लोग जिक्र करेंगे, वही हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वथनांक देखते हैं कितना होगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो मान के चलते हैं यदि शुद्ध विलायक का, है ना, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, क्वथनांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मतलब कि टेम्परेचर एक तरह से है ना, क्वथनांक एक प्रकार का टेम्परेचर ही है ना, तापमान है, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं के, है ना, तो के 0 अब भी मान लेते हैं। देखो क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग, अंग्रेजी में बॉइलिंग बोलते हैं। तो बॉइलिंग, तो बॉइलिंग का बी आ गया, तो अब क्वथनांक बॉइलिंग बी आ गया ना, अब के मतलब हो गया टेम्परेचर का जो होता है, टेम्परेचर का जो टी होता है, सॉरी, तो टी देना है, क्या देना है, टी, है ना। तो T0 B ये मान के चलना है क्या, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है ना। अब बाद में और मिलाने पर क्वथनांक कितना हो जाता है, TB मान के चलते हैं। क्वथनांक क्या हो जाता है, TB। नहीं, शुरू में कुछ था, बाद में कुछ हो गया, मिलाने पर क्या हो गया, क्वथनांक
कुछ हो गया, तो कितना हो गया, टीबी हो गया। तो अब बताइए ये क्वथनांक ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? मिलाने पर क्वथनांक कितना हो गया, और पहले इतना था, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा की है? हाँ नीचे वाला, ऊपर वाला ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ जाएगा क्वथनांक। हाँ बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम रहेगा। तो इसलिए क्वथनांक में परिवर्तन कितना होगा, है ना? क्वथनांक में परिवर्तन डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी, डेल्टा क्या है, परिवर्तन। किसमें घटाएंगे, किसको किसमें घटाएंगे, टीबी में बी जीरो को घटाएंगे, नहीं। तो ये क्वथनांक जो है परिवर्तन निर्भर करेगा किस पर, डालते जाओ बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? मतलब मोलर सांद्रता का मान बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यही एक यहाँ पर टर्म निकल के आता है सामने, बहुत अच्छा टर्म निकल के आता है सामने कि किसी विलयन का क्वथनांक में परिवर्तन उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है जी। तो अर्थात आप डेल्टा टीबी बराबर बोल सकते हो, वो समानुपाती किसका होगा, एम का। डेल्टा टीबी जो है समानुपाती किसका होगा, एम का। तो ये एम आपका मोलर सांद्रता है, ये एक तरह से मोलर सांद्रता समझते हो, उसमें डाल रहे हैं पदार्थ को, है ना, तो उसका सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वही मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता के बारे में पहले भी बताए हैं बहुत अच्छा से, उसको देखिएगा लेक्चर को पीछे। तो डेल्टा टीबी इसको समानुपाती, इसको 3 को हटाना, तो के बी इंटू एम, इससे ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। इतना करके एग्जाम में आएगा तो छोड़ देना है, एग्जाम में आएगा तो छोड़ देना, इतना करके, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता बस यही है, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। देखते हैं तीसरा में हिमांक का अवनमन। तो इसी को क्या करेंगे, सुधार थोड़ा कर देंगे, हो जाएगा। तो हिमांक का अवनमन में क्या होता है, यदि किसी शुद्ध विलायक में क्या करेंगे, हिमांक का अवनमन, यहाँ पर हिमांक का क्या होगा, अवनमन होगा, मतलब झुकाव होगा, कमी आएगा इसमें। क्या, किसी भी शुद्ध विलायक में, है ना, किसी अवाष्पशील विलय को डाला जाता है तो विलयन का क्या होता है, हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का, हाँ हिमांक, तो विलयन के हिमांक का अवनमन होता है, कमी आता है ना। सिंपल है, बोले ना अभी कि यदि किसी शुद्ध विलायक में अगर उसका हिमांक मान के चलो कि 100 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी 100 डिग्री कैसे हो, तो वो क्वथनांक हो गया, मान के चलो -3 डिग्री सेल्सियस था, है ना, -3 डिग्री सेल्सियस था, और अचानक उसमें अगर कुछ डाल दोगे तो क्या होगा, उसका अब वो आप पिघलना शुरू करेगा, चाहेगा कि और उसमें टेम्परेचर डाले, नहीं समझ रहे बात को। तो इस तरह से उसका अवनमन हो रहा है, क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है, कमी आएगा उसमें, तो हिमांक का अवनमन। तो यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यहाँ पर क्वथनांक के जगह पर करना क्या है, हिमांक कर देना है ना, हिमांक। तो उसमें हिमांक को क्या बोलते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो F खाली कर देना है। और मिलाने पर जो हमारा हिमांक होगा सेम चीज़ चलेगा, क्या हो जाएगा, TF, क्या हो जाएगा, TF। तो
हिमांक का अवनमन कितना होगा वो लिख लेना। परिवर्तन बोलो चाहे अवनमन एक ही बात है। हिमांक का अवनमन, देखिए अब बताइए, इसको घटाने की बात आएगी तो टी डेल्टा टी और यहाँ एफ कर देना। क्या करना? फ्रीजिंग होता है। तो अब बताइए कि इसमें इसका ज़्यादा है हिमांक, किसका ज़्यादा है? नीचे वाला, नहीं ऊपर वाला ऊपर वाला का ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि घट न गया है, घट गया है। तो पहले अब हमको उल्टा घटाना पड़ेगा, वही तो पूछ रहे थे। टी एफ 0 माइनस टी एफ, यही तो करना है ना, समझे बात को। तो किसी बिलियन का क्या करेंगे यहाँ, बस परिवर्तन, नाम खाली चेंज करना है। अवनमन, सॉरी हिमांक में परिवर्तन भी बोल सकते हो या अवनमन, हिमांक का अवनमन उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे जैसे उसमें डालते जाओगे वैसे उसका, और है ना, तो इस तरह से यहाँ भी वही करना है। डेल्टा टी बी की जगह टी एफ खाली कर देना है, तो एम हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज करना है, थोड़ा सा कर देना है, वही चीज़ है। चलिए लास्ट है परासरण एवं परासरण दाब। तो पहले इसको अच्छा से समझेंगे, परासरण एवं परासरण दाब क्या होता है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म का जो लास्ट है, अनुसंख्यक गुणधर्म में जो आता है वो परासरण एवं परासरण दाब। तो परासरण बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ऑस्मोसिस क्या होता है? परासरण का मतलब ही होता है क्या, सुन लो, ये ध्यान से देखिएगा। विलयन और विलायक का खेल इसमें होता है, विलयन और विलायक का सारा काम होता है इसमें, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, परासरण में क्या होता है ना, विलायक का जब अणु विलयन में अपने आप जाना शुरू कर देगा, विलायक का अणु जब विलयन में अपने आप जाना शुरू कर देता है, तो इस तरह की घटना को बोलते हैं क्या, परासरण कहते हैं। अब क्या दिमाग में आया नहीं आया सुनिए। देखिए ये मान के चलना है विलायक है, पूरा क्या है, विलायक है ना। और हमारे पास एक ऐसा पात्र है, जिसमें विलयन भरा हुआ है। क्या है? विलयन भरा हुआ है। और इसमें बिलियन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बिलियन भरा हुआ है। और बिलियन जब भरा हुआ है तो इसका मुंह जो है ना खुला हुआ है। अब बोलेगा सब तो गिर जाएगा, सही बात है, लेकिन उस मुंह को बंद किया जाता है एक फिल्म से, एक झिल्ली से, एक झिल्ली। अब झिल्ली का मतलब क्या हुआ, जिसमें रंध्राकार छिद्र हो, जिसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। जैसे सुराही का जो होता है पानी देखो सोता अपने आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, रिस कर बाहर जाना, वही प्रक्रिया में उस झिल्ली का काम होता है। तो झिल्ली एक्चुअली क्या होता है, इस झिल्ली का नाम क्या है, अर्धपरागम झिल्ली, अर्धपरागम झिल्ली। ये अर्धपरागम झिल्ली जो बनता है, ये ज़्यादातर देखोगे किसका बना होता है, ये एक तरह से ब्लजर होता है। ब्लजर का मतलब ही होता है झिल्ली, ब्लजर का मतलब झिल्ली, जिससे क्या होता है कि रिस कर जो है उस पार से उस पर द्रव्य निकल जाए। और बहुत धीमा प्रक्रिया होता है, बहुत ही धीमा प्रक्रिया होता है। अर्धपरागम्य झिल्ली इसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सेमी पर मेम्ब्रेन, SPM, सेमी पर मेम्ब्रेन होता है। इससे क्या होता है ना कि जब विलयन इसमें रखा हुआ है और विलायक है, तो विलायक का दबाव ज़्यादा रहेगा विलयन से, चूँकि ज़्यादा मात्रा में विलायक है। क्या है? ज़्यादा मात्रा में
विलायक है, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, इस झिल्ली पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और इस दबाव के कारण विलायक के अणु क्या होगा, विलयन में स्वतः ही जाना शुरू कर देगा, स्वतः ही जाएगा, स्वतः ही जाना शुरू करेगा, ठीक है ना। विलायक के अणु विलयन में स्वतः जाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया का नाम है परासरण। क्या नाम है, परासरण। जब विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करते हैं, विलयन में प्रवेश करते हैं, ये विलयन की ओर प्रवाह करते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण। एक चीज़ और से समझो, परासरण और परासरण दाब दो चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार का बर्तन है, एक में विलयन भरा हुआ है और एक में विलायक भरा हुआ है, एक में विलयन है और एक में विलायक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें मान के चलें क्या भरा हुआ है, विलयन। क्या भरा हुआ है, विलयन, ठीक है ना, और इसमें विलायक भरा हुआ है, इसमें विलायक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो विलायक भरा हुआ है तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। और इसमें क्या किया गया, एक छिद्र करके एक पाइप से जो है दोनों को जोड़ा गया, और उस जोड़ने के क्रम में बीच में क्या किया है, झिल्ली लगाया गया, अर्धपरागा में झिल्ली, ये अर्धपरागा में झिल्ली लगा दिया गया, एसपीएम, ये है एसपीएम, ये इसका काम है छानना। क्या काम है इसका, छानना। तो छानने का काम ये करता है। तो क्या होगा कि इसमें एसपीएम, इसको मान के चलेंगे क्या, विलयन, इसको मान के चलेंगे विलायक, विलायक। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि विलायक और विलयन में विलयन की मात्रा ज़्यादा होगा, मतलब कि गाढ़ा कौन है ये देखना है। विलायक गाढ़ा रहेगा कि विलयन गाढ़ा रहेगा, विलायक, क्योंकि उसमें मिलाने से तो और पतला हो जाएगा, है ना। तो विलायक एक तरह से क्या गाढ़ा रहेगा, ये समझना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि विलायक का अणु जो है ना, रिस रिस कर कहाँ चल जाता है, विलयन में चल जाता है स्वतः ही, ठीक है ना, स्वतः ही चला जाता है, ठीक है ना। इस घटना का नाम है परासरण। और इस पर क्या होगा, वायुमंडलीय दबाव रहेगा। क्या रहेगा, वायुमंडलीय दबाव रहेगा, दोनों पर वायुमंडलीय दबाव रहेगा समान ही, दोनों पर समान वायुमंडलीय दबाव रहेगा। ऐसा नहीं कि इस पर अलग रहेगा, इस पर अलग रहेगा, लेकिन विलायक जो है गाढ़ा रहेगा और ये इसके अपेक्षाकृत पतला। तो आपको पता है जो गोंद जैसा, मान के चलिए गोंद है और ये पानी है, तो गोंद और पानी में गोंद क्या करेगा, इसको रोक के रखेगा, ठीक है ना। और गोंदवे जो है धीरे धीरे जाएगा विलयन में, जाएगा, ना कि विलयन वाला जो चीज़ है विलायक में जाएगा। समझ रहे बात को, ऐसा होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है एसपीएम के द्वारा विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करता है। इस घटना को बोलते हैं क्या, परासरण। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लिखना कि जब विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करते हैं अर्धपरागा में झिल्ली द्वारा, तो इस घटना को बोलते हैं परासरण। और जब हम लोग क्या करते हैं, अतिरिक्त दाब लगाते हैं इस पर। जब विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करने से रुक जाए, वह न्यूनतम दाब जिसके द्वारा विलायक के अणु विलयन में जाने से रुक जाए, तो किस पर दाब लगाना चाहेंगे, इस पर कि इस पर, इस पर हम लोग क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, प्रेशर डालेंगे। वह दाब अतिरिक्त दाब होगा। वह दाब क्या होगा, अतिरिक्त दाब होगा। और उस दाब का नाम है हमारा, उस दाब का नाम है पाए। क्या है, पाए। उस दाब का नाम है पाए। पाए हमारे पास एक ऐसा दाब है जो अतिरिक्त हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ वायु का दबाव प्लस वायु का दबाव, वायु दाब। तो ऐसा करने से पाए जो लगा रहे हैं दबाव, तो ऐसा करने से क्या होगा कि विलयन का अणु विलायक का अणु विलयन में जाने से रुक जाएगा। नहीं रुक जाएगा, रुक जाएगा ना। बोलेंगे वह न्यूनतम दाब जिसके द्वारा विलायक के अणु विलयन में जाने से रुक जाए, उस दाब को बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं, समझ में आया बात।
ध्यान से सुनिएगा, एक परासरण है, एक परासरण दाब है, और एक है उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण, ये बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बोलेंगे अभी, देखिए आएगा बात। तो सबसे पहला चीज़, अर्धपरागम झिल्ली क्या होता है? तो चमड़े का बना एक झिल्ली होता है जी। वो भी सुअर का मांस, सुअर का जो चमड़ा होता है ना, उसके बहुत सारा जानवर का जो चमड़ा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है वो अर्धपरागम झिल्ली, ठीक है ना। तो अर्धपरागम झिल्ली जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि उसमें बहुत ही रंध्राकार छिद्र होता है, सुराही के जैसा। सुराही देखते हो, सुराही में जो पानी होता है वो सुराही में पानी धीरे धीरे छिद्र से क्या होता है, रिस के बाहर आ जाता है, और जिसके कारण वायुमंडलीय के संपर्क में आता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है और वो वाष्पीकृत हो जाता है और उसके सतह को ठंडा कर देता है, इसलिए पानी ठंडा रहता है। नहीं, पानी ठंडा क्यों रहता है घड़ा में? यही कारण से कि ऑस्मोसिस के द्वारा घड़ा का पानी जो है उसकी सतह पर रिस करके बाहर आ जाता है, और वो बाहर आने से वह वायुमंडल के संपर्क में आता है, और हवा जैसी चलता है तो हवा के साथ वाष्पीकृत हो जाता है वो, और वाष्पीकृत जैसे ही हुआ तो वह सतह क्या करता है, देखते हो आपको कभी भी नहा करके गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, गर्मी में नहाओगे और आराम से किसी छाया में जाके बैठ जाओ, हवा चलेगा तो आपका देह एकदम ठंडा लगेगा, होता है ना, पानी जब सूखता है शरीर से। तो वही क्रिया हमारा होता है घड़ा में भी वही क्रिया होता है। तो उससे वहाँ कोई लेना देना है, हमको सिर्फ समझना है कि SPM के बारे में जानना है। तो अब समझिए बात को फिर से परासरण क्या होता है कि जब विलायक के अणु विलयन में जाता है अर्धपरागम में झिल्ली से, तो इस घटना को परासरण कहते हैं, है ना। और जब परासरण दाब की बात करेंगे कि वह न्यूनतम दाब जिसके द्वारा विलायक के अणु विलयन में जाने से रोक दिया जाता है ना, वह न्यूनतम दाब जिसके द्वारा विलायक के अणु विलयन में जाने से रुक जाए तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं जब रुक जाए तब, जब रुक जाए तब। अब बात करते हैं उत्क्रम परासरण का। और जब रुक गया तो और दाब लगा दिया, जब दाब लगाया तो उल्टा काम होने लग गया, उल्टा काम होने लग गया। बोलेंगे क्या? परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर, परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर जब विलयन के अणु विलायक में प्रवेश करते हैं तो इस घटना को उत्क्रम परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रम परासरण कहते हैं। उत्क्रम परासरण, आप लोग RO का नाम सुने होंगे, पानी साफ करने वाला, बोलता RO लगा दो घर में, RO लगा दो, बोलता है ना। तो RO का मतलब क्या हुआ? R मतलब देखो, उत्क्रम का बोलते हैं रिवर्स, REVERS, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर से लिख देते हैं, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी का R और O लिया गया, RO, देख रहे हो ना, RO नाम सुने होंगे RO का। भाई RO लगा दिया घर में, तो काम क्या होता है RO का? सबसे बड़ा चीज़ है कि विलयन, हमारा जो पानी टंकी से आ रहा विलयन है वो, ठीक है ना, और विलयन है तो क्या करता है? विलयन से विलायक को अलग करना है, विलयन से विलायक को और विलय को अलग करना है। तो विलायक और विलय दोनों अलग हो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस में। देखते होगे कि बोलता है RO में पानी बहुत बर्बाद होता है, पानी साफ करने में RO में पानी बहुत ही बर्बाद होता है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। पहले परासरण और परासरण दाब के बारे में समझ के उसके बाद हम उत्क्रम परासरण पर डिटेल से और बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले परासरण को लिख लेते हैं, परिभाषा देते हैं, परासरण क्या होता है। तो लिखते हैं यहाँ परिभाषा कि जब विलायक के अणु, है ना, विलायक के अणु विलयन में, है ना,
विलयन में प्रवेश करते हैं, में प्रवेश अर्ध परागम में झिल्ली द्वारा करते हैं ना जी। अर्ध परागम में झिल्ली द्वारा झिल्ली द्वारा करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, है ना, परासरण कहते हैं। तो फिगर बना लेना है। परासरण दाब जब कहेगा तब सुन लीजिए। अब परासरण दाब क्या बोलना? परासरण दाब का परिभाषा कि जब वह न्यूनतम दाब है ना, वह न्यूनतम दाब न्यूनतम दाब विलायक जिसके द्वारा जिसके द्वारा विलायक के अणु विलयन में जाना। है ना, वह न्यूनतम दाब जिसके द्वारा विलायक के अणु विलयन में जाने से रोक देता है देता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब कहते हैं। दोनों का परिभाषा समझ में आ गया? एग्जाम में पूछता है परासरण दाब क्या है, परासरण क्या है ना। और एक है उत्क्रम परासरण, बाद में लिखिएगा, पहले समझिए अब उत्क्रम परासरण, क्योंकि अब लास्ट ही है लगभग लेक्चर, ठीक है ना, ख़त्म ही हो जाएगा चैप्टर। अब उत्क्रम परासरण क्या होता है ये समझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जब आप इसमें कोई दबाव नहीं डाल रहे थे तो स्वतः ही क्या हो रहा था, विलायक के अणु विलयन में प्रवेश कर रहा था। याद रखना, विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करेगा तभी कहलाएगा परासरण, तभी कहलाएगा परासरण। और जब उसको जाने से रोकना है तो विलयन में दाब लगा देंगे, प्रेशर डालेंगे। कैसे प्रेशर डालेंगे बताओ? कैसे? पिस्टन से। जैसे मान के चलो कोई पिस्टन क्या होता है, जिस पिचकारी में कैसे होता है वाशर, आगे पीछे कर सकते हो ना, तो पिस्टन है, तो यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है और उसमें दाब दोगे तो स्वतः क्या होगा, ये रुक जाएगा। प्रेशर से इधर फोर्स लगाएगा और ये जाने से रुक जाएगा, तो जाने से रुक जाएगा। परासरण रुक जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। कोई आ जाता है दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा सब था। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्या, उत्क्रम परासरण। अब तो आपने क्या क्या प्रेशर डाला, ज़्यादा प्रेशर डाला, कितना? परासरण दाब से अधिक दाब पर, है ना। तो उत्क्रम परासरण का परिभाषा कैसे दोगे? जाओ, परासरण दाब से अधिक दाब, हाँ, दाब दिया जाता है लगाकर ऐसे बोलिए ना, जब परासरण दाब से अधिक दाब जब नहीं लगाई, परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर, परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर जब, अब लगाओ, जब विलयन के अणु विलायक में प्रवेश करते हैं तो इस प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण, जिसको आरओ कहेंगे, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ कहते हैं। तो एग्जाम्पल कोई पूछेगा कि तो पानी का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण
इसको और हम डिटेल में करते हैं, जल का शुद्धिकरण। जल का जो शुद्धिकरण होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से जो रिवर्स ऑस्मोसिस डायलिसिस जो होता है ना, डायलिसिस का नाम सुने, रक्त का साफ करना, रक्त को साफ किया जाता है जिसको मधुमेह बीमारी होता है ना, उसमें भी डायलिसिस नाम का एक प्रक्रिया होता है जो इसी के माध्यम से किया जाता है, उत्क्रम प्रासरण से, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा चीज़ है जल का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण, समझो, बाद में लिखना न। बिलियन जो आपके टंकी में पानी होता है बिलियन है वो। क्यों बिलियन बोला? क्योंकि उसमें सभी चीज़ मिक्स है, अशुद्धि है, लोहा है, आयरन है, खनिज लवण सब है उसमें, नमक का अंश भी होता है, पानी बोलता है खारा लग रहा है, तो इसलिए बिलियन है वो। क्या है वो? बिलियन है। तो ये बिलियन है, तो इसको अशुद्ध पानी बोलेंगे, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल बोल रहे हैं हम। अब सब कुछ भूल जाइए कि परासरण और परासरण दाब बारे में हम नहीं बता रहे हैं, याद रखिए खाली। लेकिन अब हम उत्क्रम प्रासरण का बात कर रहे हैं। अब हम इस पूरे सिस्टम से समझेंगे उत्क्रम प्रासरण। तो ये अशुद्ध जल है। अब ध्यान से सुनिएगा, अशुद्ध जल है तो अशुद्ध जल को शुद्ध करना है, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है क्या? SPM। अब दाब देंगे कितना? परासरण दाब से अधिक दाब देंगे तो ये उल्टा प्रवाह होना शुरू होगा। तो उल्टा प्रवाह जब होगा, ठीक है ना, उल्टा प्रवाह जब होगा तो इससे जो पानी है शुद्ध वाला, जो इसमें खनिज लवण जो भी है वो रुक जाएगा, और जो शुद्ध पानी है जो इसमें प्रवेश करेगा, ये विलायक शुद्ध रहेगा। क्या रहेगा? शुद्ध जल रहेगा। और अशुद्ध जो चीज़ है सब इधर रह जाएगा, ठीक है, उसको निकाला जाता है बाहर। अब आरओ में क्या होता है सुन लीजिए। आरओ कुछ नहीं, हमारा जो पानी का जो आरओ होता है, कैंट जो बोलते हो, कैंट आरओ है और भी बहुत सारा आरओ है, तो उसमें कुछ नहीं, बस ये एक आरओ एक सिस्टम है, ऐसा रहेगा पाइप में बना हुआ, ठीक है ना। आरओ इतना गोल जैसा रहता है, बेल, हाँ। तो एक मेन रहता है, 3 गो वो सब कुछ नहीं है। जो मेन हो रहता है ना वो एक रहता है, उसी का काम है आरओ। जो क्या करता है, देखिए, पानी एक तरफ से अशुद्ध जाता है, देखो एक तरफ से पानी गया, सपोज जैसे पानी गया, अब पानी गया तो यहाँ पर क्या लगा होता है? आरओ मेम्ब्रेन। क्या लगा होता है? मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, ये मेम्ब्रेन है, ये इसका ढक्कन है। क्या है? पूरा ये प्लास्टिक का ढक्कन है, ये मेम्ब्रेन है। क्या ये? मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में एक पाइप होता है, एक पाइप होता है। क्या होता है? एक पाइप होता है। मेरे पास है आरओ का अथी, हम देखें इसलिए बोल रहे हैं। इस मेम्ब्रेन में एक आरओ का पाइप होता है, ये पाइप होता है एकदम पतला सा, इसी टाइप का अंदर से पतला सा पाइप रहता है, ठीक है ना, पाइप होता है। और इस पाइप में छेद होता है, पाइप में छेद होता है जिससे पानी आसानी से आ जा सके, ठीक है ना, छेद होता है इसमें, ठीक है। जाली कैसे कटा हुआ रहता है पाइप में, वैसी छेद रहता है ना इस पाइप में। थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, तो आज समझा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये सब समझ में आ गया ना? तो समझिए आरओ का सिस्टम क्या होता है। आरओ बस कुछ नहीं, पानी को शुद्ध करने का एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वही है। ये आरओ का जो प्लास्टिक के ऊपर का कवर है, ठीक है ना, प्लास्टिक का ऊपर का कवर है, ये ऊपर का ये कवर है ये। और इससे एक तरफ से पानी क्या होता है, अंदर जाता है, ठीक है ना, एक तरफ से पानी अंदर जाएगा, अशुद्ध पानी, अशुद्ध जल अंदर जाएगा, जाने का रास्ता है। तो जाने का रास्ता है भाई, तो अब जाएगा तो अब इसको छानना है। तो आरओ का काम रहता है, एक मेम्ब्रेन है इसके अंदर, गोल जैसा रहता है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। और इस आरओ में ये होता है क्या ना, आरओ बनाया जाता है फिल्टर, पेपर की तरह होता है, ये लपेट करके बनाया जाता है पेपर से बहुत लंबा लंबा पेपर होता है, उसको इस पर लपेट दिया जाता है। पाइप है ये, इसके अंदर एक पाइप है। क्या है? एक
पाइप है इसके अंदर। वो पाइप क्या है, छिद्र किया हुआ है, छेद किया हुआ है। छेद कैसे किया हुआ है, यहाँ छेद किया हुआ है हर जगह, ठीक है, हर जगह छेद किया हुआ है, ठीक है ना, हर जगह छेद किया हुआ है ये पाइप। और उस छेद वाला पाइप पर क्या करेंगे कि लपेटना शुरू करते हैं जालीनुमा पेपर, बहुत बार लपेट 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 कर लपेट दिया जाता है, और लपेट करके इतना मोटा कर दिया जाता है, इतना मोटा कर दिया जाता है, लपेट करके इतना मोटा कर दिया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पानी का जो ये पाइप जो है ना, ये पाइप जो अंदर में दिया हुआ बंद है, पूरा ये बंद है, ठीक है ना, पूरा ये बंद है। इन्हें समझना है कि ये बंद इस तरह से है, यहीं तक है, ये पूरा बंद है। अब पानी जब जाएगा तो पूरे में फैलेगा, पूरे में क्या होगा, फैलेगा, नहीं फैलेगा। अब फैल करके उससे रिस कर क्या होगा, पानी इस पाइप में भरेगा। प्रेशर होता है इसमें, बहुत ज़्यादा मोटर चलता है, देखते हैं उसमें मोटर रहता है, वो मोटर से पानी इसमें प्रेशर डालता है। और प्रेशर डाल करके क्या होता है, प्रेशर डाल करके ये देखो, ये जो पाइप में पानी आता है, ये पानी का पाइप अलग होता है, ये पीने वाला पानी होता है, ये शुद्ध पानी होता है। क्या होता है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल। और जो शेष पानी जो बहता है वो एक पाइप से निकल जाता है, इधर से देख रहे हो ना, ये अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है, यही सिस्टम है। तो रिस कर क्या होता है, प्रेशर इतना तेजी से पड़ता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसी को बोलते हैं रिवर्स आरओ, मतलब उत्क्रम प्रासरण, उत्क्रम प्रासरण। तो उत्क्रम प्रासरण में क्या होता है, शुद्ध पानी बहुत कम निकलता है, और जो अशुद्ध होता है वो तेज़ी से बाहर, देखते हो एक अलग पाइप होता है जो बहुत तेज़ी से जाता है पानी, उसमें बहुत बर्बाद होता है पानी, है कि नहीं। तो पानी बहुत बर्बाद होता है आरओ में, ठीक है ना। इसमें शुद्ध पानी जो होता है आपका रिस कर, मतलब तेज़ी से प्रेशर पड़ता है इसके मेम्ब्रेन पर, और वो प्रेशर से जो है इस छेदा से अंदर सब पाइप में चला जाता है पानी, वही पानी जो है आपका शुद्ध पानी निकल जाता है। इस तरह से आरओ का उत्क्रम प्रासरण होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उत्क्रम प्रासरण आपने समझ लिया क्या है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर लगभग पूरे समाप्त हो गया है। तो अगला चैप्टर जो स्टार्ट हो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, हाँ, विद्युत रसायन। और एग्जाम में जो पूछे जाएगा प्रश्न इससे रिलेटेड, जो विलयन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्या क्या पूछ सकता है, आपको एक बार रिव्यू कर देते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो आपको बताया गया कि उधर अनुसंख्य गुणधर्म से क्वेश्चन रहता है, ये जो बताया गया अनुसंख्य गुणधर्म में आपेक्षिक अवनमन है ना, हिमांक का क्वथनांक का जो है क्या होता है, उन्नयन होता है, और हिमांक का अवनमन होता है। और ये याद रखना, गलती से कभी कभी लोग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बोलेगा हिमांक का होता है ऑप्शन उन्नयन अवनमन, है ना, तो अवनमन ये याद रखना है। और साथ ही साथ प्रासरण क्या है, प्रासरण दाब क्या है, ये एग्जाम में पूछता है। तो विलियन से जो क्वेश्चन है ना, यही सब पूछ रहा है आपको ज़्यादातर, ठीक है ना। और क्वेश्चन कुछ नहीं है इससे, आपका आज का यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आदर्श अनादर्श विलियन भी पूछते रहता है इस पर ध्यान देना है, आदर्श और अनादर्श। और साथ ही साथ हेनरी का नियम आता है एग्जाम में, और राउल का नियम भी आता है एग्जाम में। इस सब से कभी मत चूकिएगा, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, विलियन में यही सब पूछते रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अगला जो चैप्टर शनिवार और संडे को स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।